अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हर्फ ह से लेके हर्फ र तक, फिर देखेंगे मोटे हुरूफ यानी इस्तिआला हुरूफ कौन से होते हैं, कलकला की डिटेल्स और र को पढ़ने के कुछ बेसिक रूल्स। शुरुआत करते हैं हर्फ ह से। ह ह ह ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, द मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट। इसी जगह से हर्फ आइन भी निकलता है। इस जगह को अरबी में वसतुल हलक कहते हैं। वसत यानी दरमियानी, मिडिल पार्ट, और हलक तो हलक होता है, तो इसको अरबी में कहेंगे वसतुल हलक। जब हम कोई स्पाइसी चीज़ खा लेते हैं तो जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ को गौर करें, ये इसी हा की आवाज़ है। इसके मखरज पर गौर करें कि ये कहाँ से अदा हो रहा है। वो मखरज है हलक का दरमियानी हिस्सा यानी वसतुल हलक। किसी भी हर्फ का मखरज जानने के लिए उस हर्फ को साकिन करते हैं और हमजा के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देखेंगे, और कहते हैं कि ऐसा करने से कुदरतन वो सही मखरज पर जाकर लगता है। जैसे यहाँ हा को साकिन किया और हमजा लगा दिया तो आवाज़ आएगी अह अह अह। अर्रहमान, अयहसबु। तो आपने आगे के सारे लेटर्स की प्रैक्टिस इसी तरह करनी है, हमजा के साथ जोड़ना है और हर्फ को साकिन करना है। अगला लेटर जो है वो है ख। ख ख ये हलक के इब्तिदाई हिस्से से अदा होता है। हलक का इब्तिदाई हिस्सा यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब तरीन है, the closest part of the throat. Closest part of the throat is that part which is closest to the mouth. इसी जगह से हर्फ गौइन भी अदा होता है। जब हम खांसते हैं हलक में जहाँ खराश महसूस होती है ये वो जगह है, इसलिए जब ख कहेंगे तो उससे थोड़ी सी खराश के साथ अदा करेंगे, अख अख। हलक के इस हिस्से को अरबी में अदनल हलक कहते हैं। अदना यानी करीब। करीब किस चीज़ से करीब? मुंह से करीब। हलक का वो हिस्सा जो मुंह से करीब तरीन है इसको कहते हैं अदनल हलक। ख जो है मोटा हर्फ है, इसको मोटा करके अदा करेंगे, हैवी लेटर है। खा 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 ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसे कहने से ये बारीक हो जाएगा, जो कि गलत है। ख ख ख इस तरह कहेंगे, ये मोटा हैवी करके इसको पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा मोटे लेटर्स, हैवी थिक लेटर्स, तफखीम लेटर्स के बारे में जानेंगे। टोटल 7 हुरूफ है, 7 लेटर्स है जिनको मोटा पुर पढ़ा जाता है। इन मोटे हुरूफ को अरबी में इस्तिआला लेटर्स कहते हैं, इस्तिआला हुरूफ। इस्तिआला जो है आला से है यानी बुलंद या ऊपर, और इन्हें हुरूफ तफखीम भी कहते हैं, तफखीम। यहाँ ये जो 7 लेटर्स लिखे हैं ये है इस्तिआला तफखीम लेटर्स। ख, सौद, दौद, गैन, तो, क़ाफ, व। इन 7 हुरूफ को याद रखने के लिए इनका मजमुआ, इनकी कॉम्बिनेशन बनाई गई है, वो है खुस्सा दोगुतिन क़ुयद। तो अगर हमसे कोई पूछे कि तफखीम या इस्तिआला हुरूफ कौन से हैं, तो ख, सौद, दौद, गैन, तो, क़ाफ, ज़ कहने के बजाय अगर हम खुस्सा दोगुतिन क़ुयद कहेंगे तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा और आपके लिए भी बोलने में आसानी हो जाएगी, बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अगला लेटर जो हम पढ़ेंगे वो है दाल। जैसे हमने ता का मखरज पिछले वीडियो में देखा था, दाल का मखरज भी वहीं से अदा होता है। हमने डिस्कस किया था कि ता, दाल और तो का एक ही मखरज है, वो है ज़बान की नोक के ऊपर का हिस्सा। ये जो ब्लू पार्ट है, ज़बान के नोक के ऊपर का हिस्सा जब ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ को टच करता है तो दाल अदा होता है।
اوپر والے دو دانتوں کی جڑ یعنی مسوڑوں کے اوپر کی نرم جگہ. It is emitted from the top part of the tip of the tongue and the soft area above the gum of the two top incisors where the roots are. Roots یعنی جڑ. اس کی پریکٹس کرنے کے لیے حمزہ کے ساتھ جوڑ دیں اور دال کو ساکن کر دیں. اد اد اد. اب دیکھیں دال کی خاص صفت ہے, اس کی ایک کیریکٹرسٹک ہے کہ جب دال ساکن ادا ہوتا ہے, جب دال سکون ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے وقت اگر ہم اس کی آواز کو باؤنس نہیں کریں گے تو یہ حرف واضح نہیں ہوگا. آواز کو باؤنس کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایگزامپل, جو بچوں کا کھیلنے والا بال ہوتا ہے, جب ہم اس کو زمین پہ زور سے پھینکتے ہیں تو بال باؤنس ہوتا ہے, یعنی واپس پلٹ کر تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے. اسی طرح دال ساکن جب پڑھیں گے تو آواز باؤنس بیک ہوتی ہے, آواز واپس پلٹتی ہے. اد اد. آواز باؤنس ہونے کی اس کیفیت کو تجوید کی لینگویج میں کہیں گے قلقلہ. یہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں قلقلہ, یعنی حرف کی آواز تھوڑی سی واپس پلٹ کر آنا. اد اد. گونج کہہ لیں, گونج میں بھی آواز پلٹ کر آتی ہے, ایکوئنگ آف دا ساؤنڈ. اگر میں قلقلہ نہ کروں تو آواز رک جائے گی, لاک ہو جائے گی. اد اد. یہ آواز لاک ہو گئی. تو صحیح کیا ہے؟ اد اد. یعنی جب زبان مخرج پر لگ کر ہٹے تو اس کے ایکو کی, اس کی گونج کی تھوڑی سی آواز سنائی دے. اب گونج کی آواز اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ اد کے بجائے ادا ہو جائے. ادا ادا. اتنا لمبا بھی نہیں کریں گے کہ سننے والے کو لگے کہ دال پر ساکن نہیں بلکہ فتح ہے, تو یہ تو غلط ہو جائے گا. صحیح آواز ہے اد. بس مخرج کو ٹچ کر کے چھوڑتے وقت اس کی گونج آئے, تھوڑی سی باؤنسنگ آواز آئے. قلقلہ کو لغت میں خلل پیدا ہونا کہتے ہیں. ڈکشنری میننگ از شیکنگ, ڈسٹربنس. ٹوٹل 5 حروف 5 لیٹرز ہے جن میں قلقلہ ہوتا ہے. قاف, طا, با, جیم, دال. امپورٹنٹ پوائنٹ, قلقلہ صرف اس وقت کرتے ہیں جب حروف ساکن ہوتے ہیں. جب یہ والے 5 حروف ساکن ہوتے ہیں تبھی ان پر قلقلہ ہوتا ہے, ان کی آواز کو واضح کرنے کے لیے. یہ پکچر دیکھیں, ان پر ساکن ہے, یہ 5 لیٹر ساکن ہوتے ہیں تبھی ان پر قلقلہ ہوگا. اق, اق, اب, اج, اد. اگر قلقلہ نہ کرے تو آواز لاک ہو جائے گی اور آواز ایسے آئے گی اب 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 اد اد. تو یہ لاک ہو گئی. تو ہمیں قلقلہ کرنا ہے تاکہ اس کی گونج ہو. اد اج اب اق اق. اور جس طرح ہم نے پچھلی پکچر میں استعالہ موٹے حروف کا مجموعہ دیکھا, ہیوی لیٹرز کا جو ہم نے کمبینیشن دیکھا, خص ضغط نقیض, اسی طرح قلقلہ حروف کا بھی مجموعہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے, وہ ہے قطب جد. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قلقلہ حروف کون سے ہیں تو آپ قطب جدن کہیں گے. قاف, تا, با, جیم, دال کہنے کے بجائے یا تو آپ قطب جدن کہیں یا قطب جد کہیں. نیکسٹ حرف ہے ذال. اس کا وہی مخرج ہے جس میں زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکلے گی. زبان کی نوک کے اوپر والے حصے اور اس کے مقابل 2 دانتوں کے کناروں سے ادا ہوتا ہے. It is articulated from between the tip of the tongue, from the top side of the tip and the bottom edges of the 2 top incisors. ہم نے پچھلی کلاس میں یہ حرف سا دیکھا تھا. تا کا بھی سیم مخرج ہے. اس چھوٹے پکچر کی طرف دیکھیں. سا, ذال, غ, ان تینوں میں زبان کی ٹپ باہر نکلے گی اور اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں کو ٹچ کرے گی.
ऊपर वाले जो दो दांत हैं जो ब्लू एरिया से आपको दिखाए गए हैं, ऊपर वाले इन दो दांतों को अरबी में सनाया उलिया कहते हैं। सनाया यानी सामने के दो दांत, उलिया यानी आला से है, आला यानी ऊपर। तो ऊपर वाले इन दो दांतों को अरबी में सनाया उलिया कहेंगे। अगला लेटर जो हम पढ़ेंगे वो है रॉ। इसका मखरज जबान की नोक और उसके मुकाबिल सामने के ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़े हैं। मसूड़े यानी गम्स। जबान की नोक का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल करते हुए रॉ अदा होता है। इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन है रॉ इज emitted from the tip of the tongue and what lies opposite to it of the gums of the two top front incisors, gums, मसूड़े, using a bit of the top of the tip close to the articulation point of the letter noon. यानी नून, हर्फ नून भी इसी मखरज से अदा होता है। फर्क ये है कि नून के लिए जबान की सिर्फ नोक इस्तेमाल होती है और रॉ के लिए जबान की नोक के साथ साथ जबान की नोक का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा भी इस्तेमाल होता है। अब हम रॉ की सिफत के बारे में कुछ चीजें जान लेंगे। रॉ की सिफत में तकरार है। तकरार यानी रेपिटेशन, अर अर ये जो आवाज है ये है तकरार। जैसे स्कूटर या बाइक शुरू करते वक्त अर की आवाज आती है, ये तकरार रॉ की सिफत में है। रॉ अदा करते ही खुद ब खुद ये ट्रिलिंग की आवाज आ जाती है। तकरार की इंग्लिश डेफिनेशन है द ट्रिलिंग ऑफ द टंग, द लाइट ट्रिलिंग ऑफ द टंग when pronouncing the raw due to its tight articulation point is तकरार। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। रॉ की सिफत में तकरार तो है, यानी तकरार किए बगैर हम रॉ अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि एक्स्ट्रा तकरार ना हो। कुरान में नाम आया है मरियम। अगर हम मरियम की जगह मरियम पढ़ें तो ये गलत है, क्योंकि मैंने रॉ की एक्स्ट्रा तकरार कर दी। तो कुरान पढ़ते वक्त हमें ना चीज़ों को एक्स्ट्रा करना है ना ही उसको कम करना है, उसकी सिफत के अकॉर्डिंग हर हुरूफ अदा करेंगे इंशाल्लाह। अब दूसरी बात रॉ के बारे में कि रॉ जो है बारीक हुरूफ है, बारीक हर्फ है, लेकिन इसको कभी मोटा पढ़ा जाता है कभी बारीक। लेकिन याद रखें कि ये हर्फ इस्तिआला नहीं है। ये जो तफखीम लेटर्स का मजमुआ हमने देखा गुस्सा दौगतिनक़िल, उसमें रॉ नहीं आता। तो रॉ जो है बारीक लेटर है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसको मोटा पढ़ेंगे और कुछ कंडीशंस में इसको बारीक पढ़ेंगे। अब मोटा और बारीक कब पढ़ेंगे इसकी फिलहाल हम बेसिक सिचुएशंस ही देखेंगे, सिर्फ बेसिक सिचुएशंस, लेकिन और भी डिटेल सिचुएशंस है जो रॉ को मोटा और बारीक पढ़ने के, जो कि हम आगे आने वाले लेवल्स में पढ़ेंगे, मे बी इन द हायर लेवल और मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस इंशाल्लाह। तो अभी बेसिक रूल्स जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये कि जब रॉ पर फतह या रॉ पर दम्मा आए तो इसको मोटा पढ़ेंगे। तफखीम जो लिखा है तफखीम या इसको थिक या मोटा पढ़ेंगे, और इसको वाज़े और इजी करने के लिए यहाँ पर अपर एरो दिया गया है। इसी तरह जब रॉ के साथ कसरा हो तो इस रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे, इसको कहते हैं थिन या बारीक पढ़ेंगे, और इसको वाज़े करने के लिए यहाँ पर लोअर एरो दी गई है। फतह यानी कि उर्दू का ज़बर, कसरा यानी कि ज़ेर और दम्मा यानी पेश। अब हम आगे से फतह कसरा दम्मा ही कहेंगे, क्योंकि हम अरबी पढ़ रहे हैं तो अरबी अल्फाज ही इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिक रूल ये है कि जब रॉ पर फतह लगे या रॉ पर दम्मा लगे तो इसको मोटा पढ़ना है, और अगर रॉ पर कसरा है तो इसको बारीक पढ़ेंगे। फततैन यानी दो फतह, दम्मतैन यानी दो दम्मा। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ रॉ फततैन है तो इसको मोटा पढ़ेंगे, रॉ दम्मतैन है तो यहाँ थिक है, इसको मोटा पढ़ेंगे, और कसरतैन यानी कि दो कसरा, तो जब रॉ के नीचे दो कसरा लगती है तो इसको बारीक पढ़ेंगे, थिन पढ़ेंगे।
अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि रॉ साकिन को पढ़ने के रूल्स क्या है। साकिन यानी सुकून। अगर रॉ साकिन है तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? सुकून के ऊपर ना तो फतह होता है, ना दम्मा होता है, ना कसरा होता है, तो इस रॉ साकिन को मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे? जब हम रॉ साकिन करते हैं, जब इस पर कोई हरका नहीं होती, तो रॉ साकिन के लिए हम हरकत को ढूंढेंगे। ढूंढेंगे कैसे? वो ऐसे कि जब हम रॉ साकिन देखेंगे तो इसको ढूंढने के लिए इससे पिछली वाली हरकत लेंगे। अगर रॉ साकिन से पहले फतह है तो इसको मोटा पढ़ेंगे, और अगर रॉ साकिन से पहले वाली हरकत जो है अगर वो दम्मा है तो इस रॉ साकिन को मोटा पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे भी कंडीशंस आएंगे कि रॉ साकिन से अगर हम हरकत ढूंढने जाएं तो हमें हरकत ना मिले और वहां पर भी साकिन मिले, तो अब इस रॉ को कैसे पढ़ेंगे? तो हमें क्या करना है, हमें और पीछे जाकर हरकत ढूंढना है, और तब तक ढूंढना है जब तक कि हमें हरकत मिल ना जाए। और डेफिनेटली ये तीसरे वाले लेटर पर हमें कोई ना कोई हरकत मिल जाएगी। जैसे रॉ साकिन है, अब इस पर कोई हरकत नहीं, तो हम इसकी हरकत ढूंढने के लिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे। मुमकिन है कि हमें यहाँ पर हरकत मिल जाए, जैसे कि अगर यहाँ हम जाए तो मुमकिन है कि हमें यहाँ पर हरकत मिल जाए। अगर हरकत मिल गई तो हम इसको मोटा या बारीक पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे कंडीशन में मुमकिन है कि यहाँ पर भी हमें कोई हरकत नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, इसको और ढूंढेंगे और पीछे जाएंगे, और पीछे जाकर पिछली वाली लेटर की हरकत देखेंगे। अगर हमें यहाँ फतह मिल गया तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, और अगर हमें दम्मा मिल गया तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ कसरा मिलता है तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अब एक नया टर्म हम सीखेंगे, तरकीक। तरकीक यानी कि किसी भी चीज को बारीक या लाइट पढ़ना। ये तफखीम को ऑपोजिट है। तफखीम यानी थिक, मोटा पढ़ना, और तरकीक यानी कि बारीक और थिन पढ़ना। तो यहाँ जो हमने देखे हैं पिक्चर्स, ये ऊपर वाली जितनी भी कंडीशंस दी गई है, इन सारी कंडीशंस में रॉ मोटा पढ़ा जाएगा, हैवी पढ़ा जाएगा। और ये नीचे वाली जो ग्रीन में कंडीशंस दी गई है, अगर ये कंडीशंस आ जाए तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, थिन पढ़ेंगे, तरकीक पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में यकीनन आपने अरबी के कुछ नए लफ्ज़ सीखे हैं, आपने इसके नोट्स बनाने हैं। जो समझा उसे अपने अंदाज में, अपने ही अंदाज में पॉइंट्स बनाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी फरमाए। बारक अल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।